वेलकम स्टूडेंट्स टू ए न्यू लेक्चर सीरीज ऑन ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पे अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो है क्लास 10th का उसके बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, किस लिए यूज होता है और क्या क्या हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। या फिर ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या और इसके सिलेबस डिस्कशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 10th के सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है और हाँ मैं इस लेक्चर को कैसे कंप्लीट करवाने वाला हूँ, इस पूरे सीरीज को, ट्रिगोनोमेट्री के सीरीज को। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का जो सीरीज है इसमें को हम लोग 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, जो कि छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे और इसमें हम लोग सब लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। इसमें पहला पार्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आज का है, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या पढ़ना रहता है, वो बेसिक्स के बारे में। उसके बाद मीनिंग क्या है ट्रिगोनोमेट्री का, उसके बारे में मीनिंग डिफिनेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा थोड़ा सा इसमें टी रेशियो यानी जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे। एक रिलेशन पढ़ेंगे साइड और एंगल के बीच में यहीं पे, जिसमें सिमिलरिटी का यूज होगा। अब चलिए ये हुआ हमारा फर्स्ट लेक्चर का। सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियो वैल्यू। जी हाँ, जैसे आप सुने भी होंगे कि साइन 30 इतना होता है, कॉस 30 इतना, वो सब हम लोग निकालेंगे भी और बाय ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। हमारा थर्ड लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा टी रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल आप उम्मीद है समझते होंगे, दो एंगल जिसका सम 180 होता है। खैर उसके बारे में हम लोग डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा। फोर्थ लेक्चर जो होगा वो हमारा होने वाला है किस चीज़ के ऊपर, तो वो होने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर, आइडेंटिटी क्या होता है, इसका क्या क्या यूज होने वाला है, इससे के बारे में। उसके बाद फाइनली एक लेक्चर हमारा होगा, वो क्या होगा, वो होगा इसके एप्लीकेशन के ऊपर, ऑन इट्स एप्लीकेशन, जिसको एनसीईआरटी या दूसरा बुक अलग अलग कर देता है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस के रूप में पढ़ाता है। ये हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री में ही पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस या डिस्टेंस एंड हाइट जो बोलते हैं। तो इतने में हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का जो लेक्चर है पूरा कंप्लीट होने वाला है। पहले यहाँ समझ लेते कि बेसिक्स ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री भी उसी तरह से है जिस तरह से अलजेब्रा था, ज्योमेट्री था मैथमेटिक्स में, ये भी एक ब्रांच है। तोड़ के देखिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, यहाँ पे ट्राई जो है इसका अपना मतलब है 3, गोन मतलब समझते होंगे साइड, जैसे पॉलीगॉन होता है, ठीक है, पेंटागॉन होता है, हेक्सागोन होता है, तो गोन मतलब साइड। और मेट्रॉन, ये मेट्री जो है मेट्रॉन शब्द है जिसका मतलब होता है मेजर, ठीक है, यानी 3 साइड को मेजर करना। अब ये 3 साइड होता है किसमें, और चूंकि पॉलीगॉन वाला बात हो रहा है, 3 साइड वाला पॉलीगॉन कौन है, ट्रायंगल। जी ठीक समझा आप, ट्रायंगल। तो ये जो है हम लोग ट्रायंगल पे लगाएंगे, रियली में ये ट्रायंगल पे ही नहीं, अब ट्रायंगल से ही सारा बेसिक फिगर जितना आप क्वाड्रिलेटरल जाने या पेंटागन जाने वो सब बना किससे रहता है, ट्रायंगल से। और हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, वो भी उसको हम 2 ट्रायंगल में बांट सकते हैं, तो वो भी ट्रायंगल से। ये बेसिक जो फिगर है ट्रायंगल उसको ही पकड़ लेता है, उसका स्टडी करता है, ठीक है। तो ये ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो क्या करता है, ट्रायंगल के बारे में बात करता है। ओके, ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में। ट्रायंगल में कितने मेजरमेंट होते हैं, तो मेजरमेंट ट्रायंगल में 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं साइड्स के मेजरमेंट और एक होता है एंगल्स के मेजरमेंट। तो इसी दोनों को रिलेट करने का काम करता है कौन, ट्रिगोनोमेट्री। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, तो ट्रिगोनोमेट्री को कोई ऐसे डिफाइन कर सकता है कि ये ब्रांच है, ठीक है, किस चीज़ का, मैथमेटिक्स का, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो किसके साथ बातचीत करता है, किसके साथ पढ़ता है, तो विच डील्स, जो डील करता है यानी पढ़ता है किसके साथ, विथ मेजरमेंट, ठीक है, नाम ही बता दे रहा, मेजरमेंट, विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंड रिलेट इट विथ साइड, और रिलेट करता है किसके साथ, यानी एंगल को किसके साथ, विथ साइड्स, ठीक है। इसी चीज़ को ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं। हमको इससे पढ़ के क्या बेनिफिट होने वाला है, तो देखिए इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, और ये आपको 5th पार्ट जो हम लोग का आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें आपको महसूस होगा। आप किसी छत के ऊपर देख रहे हैं, छत की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और या टावर पे देख रहे हैं, मोबाइल का टावर है उसको देख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इस टावर का हाइट का पता करना बिना इसको मेजर किए हुए, ठीक है, वहाँ पे भी आपको एक राइट ट्रायंगल दिख जाएगा और आप आराम से उस टावर का जो है हाइट पता कर सकते हैं, ठीक है। आप ऊपर में हैं और आपका बॉल है कहीं पे, ठीक है, जी हाँ, आप बॉल खेल रहे थे, मान लीजिए ऊपर में गेंद खेल रहे थे, बैट बॉल खेल रहे थे, बॉल आपका नीचे आ गया। आपको पता करना है कि हमारे छत से वो कितने दूरी पे है, ये आप पता कर सकते हैं बाय यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। आप अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं छत पे, और छत से यहाँ इतना दूर नदी है, ठीक है, और इसके तरफ मंदिर है,
आप जानना चाहते हैं कि ये मंदिर कितना दूरी पे है, ठीक है, यानी ये रिवर की लंबाई क्या है, ये भी आप बाय यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ सकते हैं। कोई बलून है जो एक टाइम में यहाँ उड़ रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ चला जाता है, इस कंडीशन में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके पता कर सकते हैं। जो लास्ट टाइम था यानी पास्ट टाइम में इसका मेन यूज होता था डिस्टेंस नापने के लिए अर्थ के बीच में, अर्थ स्टार प्लैनेट इसके बीच में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेजरमेंट टेप, ठीक है, कोई मेजरिंग टेप काम नहीं कर सकता था इतना इतना दूरी नापने के लिए, तो वहाँ इसका काम होता था। तो इसका तो बहुत सारा एप्लीकेशन है और खूब हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। तो इस सब चीज़ के बारे में ख्याल डिस्कस करते रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे ट्रायंगल के साइड और एंगल को रिलेट किया जाए, ठीक है, और वो क्या क्या चीज़ है जो रिलेट करते हैं। अभी हम लोग जो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री है उसमें बहुत लिमिटेड रहने वाला है, बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ट्रायंगल में भी कौन ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। एंगल भी कहाँ तक पढ़ेंगे, सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में। अब ऐसा तो नहीं एंगल एक्यूट ही है, एंगल पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी। एक्यूट से आगे मतलब 90 से आगे भी होता है, 180, 360, 720 प्लस बहुत ज़्यादा 1080, 1090, बहुत सारा एंगल है, ये सारे एंगल। फिर इस सब के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वो सब हम लोग 11th में डिस्कस करेंगे। 10th में बेसिक एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे और उसको रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि राइट ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें बात करेंगे। तो राइट ट्रायंगल में क्या ऐसा खास हो जाता है, तो आप सबको पता होगा राइट ट्रायंगल में खास ये हो जाता है कि राइट ट्रायंगल में जब कोई राइट ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है, उसके सामने वाले साइड का अपना नाम होता है, उसके ये दोनों साइड जो होते हैं उनके अपना नाम होता है। दूसरा ट्रायंगल है इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, उसमें स्पेशल नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन जब हमारे पास राइट ट्रायंगल है उसमें एक स्पेशल नाम रहता है। जैसे यहाँ जो साइड अपोजिट टू राइट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, जिसको अभी से हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एच से। इस दोनों कहा जाता है फुट, किसी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस दोनों को। अब इसमें से आप इसको भी बेस मान सकते हैं, आप इसको भी बेस मान सकते हैं, आपके मन पे है। और वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे भी कि किस आधार पे हम बेस किसको मानेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर इसको मानेंगे, इसको पी से डिनोट करेंगे, इसको बी से। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यूज होने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल में और बहुत इंपॉर्टेंट है भी, वो है पाइथागोरस थ्योरम। इसका हम लोग खूब यूज भी करेंगे और ये तो जब भी राइट ट्रायंगल आता है तो उसके साथ साथ बोल सकते हैं कैरी होता आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। इसका प्रूफ हम लोग जस्ट देखें ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इतना छोटा सा चीज़ कहता है, ठीक है। ओके, मुझे उम्मीद है ये सब आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए जब राइट ट्रायंगल हो जाता है तो हमारे पास राइट ट्रायंगल से 3 मेन साइड आ गए, ठीक है। अब चूंकि ये एक ट्रायंगल है तो इसमें 3 साइड आ गए, तो राइट ट्रायंगल ट्रायंगल और मेनली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, राइट ट्रायंगल की। मैं सर्कल में लिखा हूँ राइट ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 साइड्स। नेम उनका क्या क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस, ठीक है। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको आपको रिलेट करना है, इसको आपको इन फॉर्म ऑफ रेशियो लिखना है, ठीक है, किस रूप में, तो इन फॉर्म ऑफ रेशियो लिखना है, तो आप कितने रूप में अरेंज कर सकते हैं, तो आप अरेंज कर सकते हैं, आप या तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस के साथ रख देंगे, ठीक है, या तो बेस को हाइपोटेन्यूस के साथ रख देंगे, या तो क्या कर देंगे, या तो परपेंडिकुलर को बेस के साथ रख देंगे। क्या आपके पास और कॉम्बिनेशन है, आप बोलेंगे हाँ मेरे पास कॉम्बिनेशन है, पर कोई अब अलग नहीं बन पाएगा। ये अगर 2/3 था, परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेन्यूस 3 था, तो अब मैं 3/2 कर सकता हूँ जरूर। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, इसी सबको उल्टा करते चलूँ, यानी b/p है तो इसको p/b है तो इसको मैं b/p कर दूँ, ये h/b है तो इसको h/b कर दूँ, या हाइपोटेन्यूस से बेस कर दूँ, और ये p/h है इसी को h/p कर दूँ। तो मेरे पास इतना ही पॉसिबिलिटी बनता है अगर हमारे पास 3 दिया है अलग अलग, ठीक है। तो ट्रायंगल में चूंकि 3 ही साइड है तो 3 साइड को अरेंज करने का, रेशियो में रखने का कितना पॉसिबिलिटी होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबल रेशियो हो सकते हैं किसके, ट्रायंगल में, किसी राइट ट्रायंगल में, खास के किसी राइट ट्रायंगल में ये 6 पॉसिबल हो सकते हैं किसके, साइड्स के। इन्हीं का अपना अपना नाम है, और ये नाम चूंकि हमारे इंग्लिश या हिंदी से नहीं लिया गया तो आपको थोड़ा सा हो जाएगा, वैसे दिक्कत होने वाला बात नहीं है, आपको सब पता ही है। आपको अगर हिस्ट्री में जाना है कि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, जैसे इसका नाम है जो ये साइन बोला जाता है किसी एंगल के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में इस C के या इस A के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूँ, मतलब इस A के हिसाब से करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में जिस एंगल से हम लोग बात करते हैं उस एंगल को हम लोग अभी मेनली डिनोट करेंगे थीटा से, ठीक है। वैसे आप एंगल C भी लेके चल सकते हैं, पर जनरली जो यूज होता है वो थीटा वही है, जैसे ABCD हम लोग का है
उसी तरह से अल्फ़ाबेट जो ग्रीक में है वो अल्फ़ा, बीटा, थीटा, गामा, ओमेगा ऐसे यूज होता है। तो कोई हैवी चीज़ है नहीं। जैसे हम लोग के लिए ABCD है, हम लोग वेरिएबल को ABCD के रूप में यूज करते हैं, वो लोग थीटा, गामा, अल्फा को यूज करते हैं। तो हम लोग एंगल का मेनली यूज करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? एंगल को थीटा से। मेरा यही आदत है, मैं थीटा से ही लेके चलूंगा। आपको बुक में एंगल C, एंगल A जरूर मिल सकता है, पर मैं थीटा से ही लेके चलूंगा। ओके, अब देखिए एंगल के जो सामने वाला साइड होगा, एक तो बात हुआ कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा उसका हाइपोटेन्यूज। यहाँ से आप एक चीज ध्यान रख लीजिए कि एंगल जिसके हिसाब से हम सारे रेशियो निकालने वाले हैं उसको बोला जाता है, उसके सामने वाला साइड जो है उसको परपेंडिकुलर मानेंगे। अब अगर यहाँ थीटा रहता तो क्या ये परपेंडिकुलर होता? जी हाँ, ठीक है। तो एंगल के जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और जो बचा वो बेस। तो साइन ऑफ थीटा, इसका पूरा नाम है साइन, SINE, इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइन, साइन ऑफ थीटा। अब देखिए इस साइन ऑफ थीटा का कहीं मतलब नहीं है साइन इंटू थीटा, ये गलत चीज है। साइन इंटू थीटा इसका मतलब नहीं, ये एक रेशियो है। साइन एक नाम है एक रेशियो का, जो किसी एंगल के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। तो साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि साइन इंटू थीटा, गलत बात है, ये मतलब नहीं। इससे क्या मतलब है कि साइन एक नाम दिया गया है रेशियो को, वो रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का वो रेशियो है किसी एंगल के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से ये जो है इसको बोला जाता है कॉस थीटा, ठीक है। अगेन इस सब का नाम अगर जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको बताऊंगा कि ये सब हिस्ट्री में कैसे दिया हुआ है। आपको शायद NCERT में साइन का दिया भी हुआ है, ठीक है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है वो है कोसाइन, ठीक है, शॉर्ट टर्म में लिखते हैं कॉस थीटा। अब अगेन इसको हम लोग फिर से इस कॉस थीटा को कॉस इंटू थीटा कभी नहीं समझिएगा, ठीक है। इसका सिंपली मतलब है कि कॉस एक रेशियो है जो किसी एंगल के हिसाब से किसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, और इस रेशियो है क्या? तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, ठीक है। यही अगर थीटा है तो इसमें ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। P/B तो इसको बोला जाता है टेन थीटा, और इसका पूरा नाम क्या है? टेंजेंट, ठीक है, क्या नाम है? टेंजेंट। उसी तरह से B/P है तो ये इसका उल्टा है, जिसको कॉट थीटा कॉटेजेंट बोला जाता है, ठीक है। H/B है तो H/B जो है H/B वो किसका? इसका उल्टा दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये इसका उल्टा है, ठीक, ये और ये उल्टा है एक दूसरे का। अब ये और ये एक दूसरे का उल्टा है, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं सेक थीटा, पूरा नाम सेकेंड, ठीक है। और इसका नाम ये जो है H/P जो है इसका उल्टा है, इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा, कॉस थीटा नहीं कॉसेक थीटा, कॉसेकेंट इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये चीज समझे कि ये जो रेशियो है इनको अपना अपना नाम दिया गया है, 6 ही पॉसिबल तरीके से डिफाइन कर सकते थे, इसीलिए वी हैव 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यही जो रेशियो है इनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्यों? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री करता क्या है? रिलेट करता है एंगल और साइड को, और ये भी तो यही किया है, साइन थीटा, थीटा यहाँ क्या है? एंगल, और ये रिलेट किससे किया है? साइड से, ठीक है। तो ये भी जो है इसीलिए कहा था ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या T रेशियो से अभी हम लोग समझेंगे इसको, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक। इसको आप लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं कि P की जगह मैं यहीं पे समझा दूं कि यहाँ पे P का मतलब है परपेंडिकुलर, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। P का मतलब है परपेंडिकुलर, वैसे मैंने वहां भी लिख दिया, फिर भी लिख दे रहा हूँ। B का मतलब है बेस, और H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसलिए मैंने सब पे लंबा चौड़ा नहीं लिखा, ठीक है, लेक्चर क्यों लंबा करूँ, आप यहाँ समझ लीजिए, सिंबल से ही समझ लीजिए। उम्मीद है ये आप समझ गए, ओके। अब एक दो और बात, अगर हमको किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करना है, ठीक है, उस कंडीशन में, जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, तो साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसमें कोई बुरे वाली बात नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा सेम मीन्स कि साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा या कॉट थीटा है, कॉट थीटा का हमको स्क्वायर लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। पर एक चीज, यही चीज अगर हम लिखना चाहें कि कॉट थीटा या साइन थीटा का -1, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? कॉट माइनस थीटा नहीं लिख सकते, इसका अलग मतलब है, आप आगे पढ़ेंगे, इसको इन्वर्स बोला जाता है, इसको कॉट का इन्वर्स बोला जाएगा, ठीक है। और ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। कॉट थीटा का इन्वर्स, इसका मतलब होता है 1/cot थीटा, ठीक है, cot थीटा का होल इन्वर्स, इसका मतलब होता है 1/cot थीटा। पर ये cot इन्वर्स थीटा एक अलग फंक्शन ही बन जाता है, ठीक है, जी हाँ, एक अलग फंक्शन बन जाता है, और फंक्शन अभी आपने पढ़े नहीं, एक अलग रेशियो बन जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये अलग चीज है, ठीक है, और ये अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज, तो समझे। वैसे आपको अगर एंगल का पावर दिया रहता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इन केस अगर पावर नहीं माइनस में दिया रहे तो उस केस में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है, आप ऐसे -1 यहाँ नहीं रख सकते। ये तो हुआ ट्रिगोनोमेट्री और इसके बारे में।
अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके बारे में थोड़ा और वो थोड़ा और क्या है, थोड़ा और है, थोड़ा रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखें कि P बाई एच है जिसको साइन थीटा बोलते हैं, और इसी का उल्टा कौन है, H बाई पी जिसको कोसेक थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिलेशन, ये हम लोग अभी क्या पढ़े, ये पावर। ठीक है, ये क्या है, पावर ऑफ टी रेशियो का पावर। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन टी रेशियो, टी रेशियो के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। अब ये रिलेशन क्या होने वाला है, तो रिलेशन समझिए, सिंपल रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन टी रेशियो का सिंपली मतलब है कि जैसे साइन थीटा लिखे हैं, साइन थीटा क्या लिखे हैं, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। परपेंडिकुलर समझे, जो साइड है अपोजिट टू जो एंगल जिस हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। और कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। मतलब अगर हम 1 बाय, यही चीज को हम 1 बाय साइन थीटा लिख दो, ठीक है, यानी 1 बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, H बाई पी। मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप एक सिंपल सा चीज बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो 1 बाय कोसेक थीटा के बराबर है, या कोसेक थीटा को क्या लिख दो, 1 बाई साइन थीटा, दोनों एक ही चीज हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास अगर आप देखें ध्यान से तो साइन थीटा अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है जो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और ये बहुत हैवी नहीं है। और आपको इसको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि साइन और कोसेक जो है ना वो भाई भाई है, मैं भाई भाई के रूप में इसको बोलता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के भाई है, एक अगर अच्छा है एक बुरा है। ठीक है, जैसे सुख है वैसे दुख है, उसी तरह से ये एक दूसरे का उल्टा है। जो साइन का होगा कोसेक उसका उल्टा होगा, साइन 2 है तो ये 1/2, इस तरह से हो जाता है। चलिए बात करते हैं सेकेंड की तरफ जो कि है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सेक थीटा क्या है, सेक थीटा है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे होता है, तो देखिए अगर आप ऐसे लिखे तो 1 बाय बी बाय एच लिख दे, तो यही क्या है, 1 बाय बी बाय एच को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। और ये रियली में होगा क्या, तो ये हो जाएगा H बाई बी, यानी हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सेक थीटा जो होता है हमारे पास वो किसी बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा के, या ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा जो होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक दो और करके आपको दिखा रहा हूँ। टेन थीटा का देखिए, टेन थीटा का कौन भाई है, तो टेन थीटा होता क्या है, तो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक होता है। अब अगेन वही चीज़ आप देख रहे हैं, इसका ये रेसिप्रोकल है, यानी टेन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा जो है वो क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। देख रहे हैं आराम से, आपको रेसिप्रोकल का नॉलेज होगा ही। तो यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा 1। देखिए ये भी एक तरह का आइडेंटिटी ही है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर अभी आप एक रिलेशन के रूप में सबको पढ़ रहे हैं कि साइन कोसेक एक दूसरे का उल्टा है। अभी मैं इसको लिस्ट कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट आपके ले लेगा। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया। अब कुछ और रिलेशन की तरफ देख लेते हैं। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गए। ठीक, अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अभी तक हम लोग साइन को कोसेक के साथ, कॉस को सेक के साथ, और टेन को कोट के साथ ले लिए। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि टेन को और साइन कॉस को एक साथ करने का। तो टेन थीटा होता क्या है, तो टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ओके। अगर मैं क्या कर दूं, सेम नंबर से किसी फ्रैक्शन में डिवाइड कर दूं, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। जैसे यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि जिससे इसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे उसको भी, मान लीजिए ये 6 है, ये 6 है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 अभी भी तो इक्वल ही है। ठीक है, 6 बाय 6 भी 1 था, 3 बाय 3 भी 1 रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूँ, डिवाइडिंग बाय एच से, यानी हाइपोटेन्यूज से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा P बाय एच, ये क्या हो जाएगा B बाय एच। और ये अभी भी टेन थीटा, ये रेशियो है ना, रेशियो पे तो ना प्रभाव पड़ेगा। ये टेन थीटा किससे बराबर हो जाएगा, तो आप अगर ध्यान से देखिए तो P बाय एच किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है साइन थीटा, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज वो होता है कॉस थीटा। मतलब टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होता है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको पता ही रहे कि टेन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक तो तरीका है वो निकालने का, नहीं आपको पता है ये वेरीफाई करना, तो आप कैसे करेंगे, तो साइन थीटा हो रहा है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा नीचे में यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब आराम से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया तो परपेंडिकुलर बाय
बेस। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आता है। यहीं से करने के लिए और भी रिजल्ट आते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू कॉस इंटू 10 या कॉस थीटा इक्वल टू साइन बाई 10, ठीक है, जिसका आप आगे यूज भी करेंगे इंटर कन्वर्सन में, कहीं कहीं आप यूज कर लेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है जो है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो क्या होता है, तो होता है अगेन हम लोग जानते हैं 1/10 थीटा। अब 10 थीटा आया क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए ना साइन बाई कॉस थीटा, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मतलब हमारे पास जो कॉट थीटा है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मुझे 10 थीटा की मदद से नहीं करना, डायरेक्ट करना है। ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा होता है बेस बाय है परपेंडिकुलर। तो इसको भी अगेन क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एच से डिवाइड कर दो। यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी बाई एच बाई पी बाई एच, ठीक है, हो जाएगा कॉट थीटा का वैल्यू। तो अगेन बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा, और पी बाई एच साइन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये भी आ गया। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फार्मूले आ गए, जिसको आप लोग क्वेश्चन फार्मूला बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन से आता है, डिवाइड करने पे आता है। तो हमारे पास अभी कितने आए हैं, तो इंपॉर्टेंट मैं लिख दूँ, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसिक थीटा, साइन कॉसिक भाई भाई, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, कॉसिक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। दूसरा जो हमारे पास आया वो क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तीसरा क्या है, तीसरा है टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका मदद हम लोग करेंगे, मदद लेंगे खूब। और चौथा अभी आया है टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह काम आएगा कॉस थीटा। और एक फिफ्थ हम लोग लाए हैं कॉट थीटा जो होगा वो हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और भी है करने के लिए तो बहुत सारा हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको यही बोला कि कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन इंटू कॉट, ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना ही अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए ये काफ़ी, ठीक है, ये काफ़ी है आपके लिए, ठीक। यहाँ से आप जानते हैं 10 इंटू कोट 1, कॉस इंटू सेक 1 और साइन इंटू कोसेक 1, ये बात हुई। अब देखिए, अब हम लोग एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या जो वैल्यू आएगा साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, तो चूंकि ये साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो क्या रियली में साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो क्या पी और एच पे डिपेंड करता है कि सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि क्या जो वैल्यू होता है किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, वो एंगल के हिसाब से फिक्स होता है या साइड के हिसाब से, ठीक है। तो एंगल के हिसाब से फिक्स होता है, इसको हम लोग अभी वेरीफाई भी करेंगे, जांच कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे, इसको आप नोट के रूप में लिख सकते हैं, और इसको हम लोग देखेंगे भी कि जो वैल्यू होता है, वैल्यू तो होगा ना, जब रेशियो के रूप में डिफाइन किया गया है तो परपेंडिकुलर का कुछ वैल्यू होगा, बेस का कुछ वैल्यू होगा, हाइपोटेन्यूज का कुछ, तो इस हिसाब से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ सकता है। जैसे मैं एक सिंपल सा केस लूँ, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें ये है 3 4 5 हो सकता है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25 यानी 5, ओके, ये एक राइट ट्रायंगल है। अब यहाँ से साइन थीटा अगर निकालें और ये रहा हमारा थीटा, तो उस कंडीशन में साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/5, परपेंडिकुलर कौन हो गया इसका, इसके सामने वाला यानी 3 बाई हाइपोटेन्यूज यानी 5, अगेन यहाँ है 90 डिग्री। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा बेस यानी 4 बाई हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर जो है वो है 3 और बेस कौन है 4, तो 3/4। उसी तरह से अगर हम कोसेक निकालें, तो कोसेक निकालते हैं तो क्या होता है, सिंपली साइन का उल्टा यानी 5/3, सेक जो होता है वो किसका, कॉस का उल्टा यानी 5/4, और टेन कॉट जो होता है वो किसका उल्टा, 10 का यानी 4/3, ठीक। इजिली यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कॉसेक जो होता है वो कितना होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो 5/3, वैसे भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट नोट क्या रखेंगे कि वैल्यू जो है, ये सब वैल्यू जो है, ये सब इतना बड़ा ट्रायंगल हो या इतना बड़ा ट्रायंगल हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, ये सब इतना ही रहेगा अगर थीटा फिक्स रहेगा। अगर एंगल यहाँ भी थीटा ही है, मतलब चल मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री है, तो उस कंडीशन में वैल्यू इफेक्टेड नहीं होगा, जो यहाँ पे है, यहाँ पे है वही वहाँ पे भी होगा। हो सकता है इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 6 हो जाए और ये 10 हो जाए, पर ओवरऑल 6/10 कितना हो जाएगा, ठीक है, 3/5 ही आ जाएगा, तो इसीलिए कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। चलिए यही देखने वाले हैं, द वैल्यू ऑफ इच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू ऑफ हर एक जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, टी रेशियो है, किसी एंगल का, ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, साइज ऑफ ट्रायंगल, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ ट्रायंगल, मतलब समझे आप, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे, साइज ऑफ ट्रायंगल,
तो डिपेंड किस पे करता है, तो इट्स डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है ऑन ट्रायंगल, ऑन ट्रायंगल। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे या वेरिफिकेशन, आप जो बोले सो देखेंगे। प्रूफ, इसके लिए आपको एक ट्रायंगल मानना होगा ए बी सी, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक ट्रायंगल मान रहे हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये ऑफकोर्स हम लोग राइट ट्रायंगल मान रहे हैं, सबसे सिंपल केस। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री। तो वी हैव, हमारे पास क्या क्या चीज़ है, वी हैव अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल एट बी, एंड एंगल ए को हम लोग थीटा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। वैसे सी को भी कर सकते हैं पर ए को, एंड एंगल ए जो है वो थीटा डिग्री है, ये थीटा डिग्री है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी ट्रायंगल को छोटा और बड़ा करने का कोशिश करते हैं। कैसे, तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे दे हैं, और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो पॉइंट को ए बी सी हो गया, डी मान लेते हैं, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं यहाँ पे, जिससे कि एक छोटा ट्रायंगल बन जाए। परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं और ये ई मान लें, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। तो हम लोग क्या बनाए अभी, एक कंस्ट्रक्शन किए, एक कंस्ट्रक्शन क्या किए, ये कंस्ट्रक्शन किए डी ई, जो कि है परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर था, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री था ही क्योंकि राइट एंगल है, और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल में, तो ये और ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ना, ये और ये क्या है, पैरेलल, और इसमें ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल है, तो उस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एक ये दोनों एंगल जो होता है, ठीक है, ये बाहर एक अंदर, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होता है, ये दोनों तो इक्वल होगा ही, और 90 डिग्री पहले से ही है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एंगल और इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल तो दोनों में है कॉमन, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन कौन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। कारण आप बता सकते हैं, ऑफकोर्स आपको बताना होगा सिमिलर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलर जब रहता है दो ट्रायंगल तो उस केस में रेशियो इक्वल होता है, और यहाँ भी तो रेशियो का ही बात हो रहा है, तो इसलिए उसे रिलेट करना चाह रहे हैं हम लोग। तो ए ई डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। किससे, बाय ए सिमिलरिटी आप लिख भी सकते हैं कारण, ठीक है, कि एंगल ए दोनों में है यानी कॉमन है इसलिए, और उसी तरह से एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री है इसलिए। तो ए सिमिलरिटी से अब जहाँ ये सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए ई यानी इसका फर्स्ट सेकेंड, इसका फर्स्ट सेकेंड, बाय ए बी इक्वल टू इसका सेकेंड थर्ड यानी ई डी, इसका सेकेंड थर्ड यानी बी सी, इसका फर्स्ट थर्ड यानी ए डी, और इसका फर्स्ट थर्ड यानी ए सी, ये सब इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमको साइन थीटा निकालना है, ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा हमको निकालना है अगर इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई डी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि है इसका डी ई, बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है इसका ए डी, और इन ट्रायंगल अगर हमको पूरे ए बी सी में निकालना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी फिर से ये बी सी, ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है ए सी, ओके। अब अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों तो इक्वल है, कहाँ से इक्वल है, तो इस दोनों को ध्यान से देखिए, इस दोनों को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ई डी यहीं रखने दो, ठीक है, और यहाँ से इसको क्या कर लो, थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर लो, कैसे, तो ई डी यही रहने दो और ए डी यहाँ ले आओ, कर सकता हूँ ना, मेरे पास क्या है ई डी बाई बी सी इक्वल टू ए डी बाई ए सी, तो यहाँ पे ए डी इधर ले आता हूँ, ए बाई डी, और इसको इधर ले जाता हूँ बी सी बाई ए सी, इसी का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास 6/7 है और ये इक्वल है 6/7 के, अगर मैं 6 इधर ले भी जाता हूँ या 7 इधर ले भी जाता हूँ, तो इसे क्या पड़ेगा, अभी 6/7 6/7 है, अब ये 7 चला जाएगा, ये 6 तो 1/1 आ जाएगा, प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल का इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं, सिंपल सा चीज़ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। अब इससे हमको क्या पता चला यहाँ से कि डी ई बाई ए डी, ठीक है, किसके इक्वल है, बी सी बाई ए सी की, बी सी बाई ए सी की, मतलब साइन थीटा दोनों केस में क्या हो गया, इक्वल। कॉस थीटा निकाले तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है, यानी ए ई बाई हाइपोटेन्यूज यानी ए डी इस छोटे ट्रायंगल में, और बड़े ट्रायंगल में ए बी बाई हाइपोटेन्यूज जो कि ए सी है, और दोनों फिर से दोनों इक्वल होंगे। उसी तरह से आप कोई भी ट्रायंगल निकालेंगे उसी हिसाब से आपका जो है छोटा है, छोटा वाला ट्रायंगल में या बड़ा वाला ट्रायंगल में, ठीक है, दोनों में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही है, उसका वैल्यू जो है वो सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। उसी तरह से आप इसमें मैं आपको बढ़ा के दे रहा हूँ, आप ये काम कर लीजिए, कोशिश कीजिए, आप क्या कर लीजिए, इसको एक्सटेंड कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप एक्सटेंड कर देंगे और एक बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे, ये रहा आपका बड़ा ट्रायंगल। इस कंडीशन में आप इस छोटे ओरिजिनल ट्रायंगल को ए बी सी को, और इसका नाम ले लीजिए, मान लीजिए इसका है एफ जी, और ए एफ जी को देखेंगे, इस दोनों को सिमिलर करेंगे और देखेंगे
कि क्या ये दोनों ट्रायंगल में भी दोनों सिमिलर होने पे क्या साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेम रहता है या अलग अलग, तो आप पाएंगे कि दोनों सेम रहता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं क्या कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होता है वो कभी भी साइड पे डिपेंड नहीं करता है, साइड के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किस पे पड़ता है, एंगल कोना। यही एंगल अगर ऐसे हो जाता है, ये अब दूसरा ट्रायंगल बना देंगे, ये अगर दूसरा ट्रायंगल बना देंगे तो ये एंगल बदलेगा, एंगल बदलेगा तो साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू सब बदलेगा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भी। साइन 0 डिग्री का कुछ और वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का कुछ और वैल्यू है, और वो 60 डिग्री चाहे इतने बड़ा ट्रायंगल में हो, ठीक है, चाहे इतने बड़ा ट्रायंगल में हो, अगर वो 60 डिग्री है तो साइन 60 का हमेशा से √3/2 वैल्यू होता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे आता है। चिंता नहीं करना है आपको, कैसे आता है वो सब हम लोग का काम है, हम लोग धीरे धीरे उसको सीख जाएंगे ट्रिक के माध्यम से भी, जिससे कि याद रखने में आसानी हो, और कैसे आता है ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली उसको भी। चलिए इसके बारे में अभी इतना ही। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग एनसीईआरटी, जिसके बाद हम लोग एनसीईआरटी कर पाए उसको हम लोग कर पाते हैं। ऑफकोर्स मैं आपको एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन अभी करके दिखाने वाला हूँ। इसमें टाइप 1 जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है सबसे सिंपल वाला, और टाइप 1 में आपको क्या दिया रहेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया रहेगा, आपको बोलेगा सब निकालो। जैसे ये हम लोग को दिया रहेगा गिवन वैल्यू ऑफ 1t रेशियो, वैल्यू ऑफ 1t रेशियो, कोई एक टी रेशियो, वो टी रेशियो साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, सेक कोसेक कुछ हो सकता है। एंड वी हैव टू फाइंड, और हम लोग को निकालना रहेगा क्या, वी हैव टू फाइंड ऑल रिमेनिंग टी रेशियो, जितने रिमेनिंग बचे रहेंगे उसको निकालना होगा। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, हमारे पास है कॉस ए, मान लीजिए कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ 9/41, ठीक है, 9/41 कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ, और आपको क्या करना है, आपको ऑल क्वेश्चन आपका फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल टी रेशियो, ठीक है, ऑफ ए, ऑफ एंगल, यहाँ पे कॉस ए दिया हुआ है तो ए के हिसाब से ही आपको सारा और निकालना है। तो देखिए इस कंडीशन में आप थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं कर लेंगे, आप ऐसे नहीं मान लेंगे कॉस ए है तो कॉस ए, यानी तो फिर से क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस 9 होगा, हाइपोटेन्यूज 41, इसको समझने का गलती ना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 41 लिखा हुआ है, ये सबसे सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। हम लोग भी जब कोई आंसर मिलता है तो हम उसको कट करके सबसे लास्ट फॉर्म में लाते हैं। उसी तरह से यहाँ भी जो 9/41 है वो रियली में जरूरी नहीं कि 9/41 हो, वो हो सकता है ये 18/41 हो, ठीक है, सॉरी 18/82। अभी क्या है, इस दोनों में हम कुछ अलग तो नहीं किए, 9/2 इंटू 41/2, यही तो है, ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अभी ये क्या होता, अगर 18/82 ही रहता फिर भी ये 9/41 ही रहता। अगर ये 27/123 रहता, उस कंडीशन में भी ये क्या रहता, तो उस कंडीशन में भी ये 9/41 ही रहता। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमको पता नहीं है कि ये रियली में 9/41 है या नहीं। तो ऐसे केस में जब हमको डायरेक्ट रेशियो दिया रहेगा तो हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, उसको मैं पिक्टोरियली और अच्छे से समझाता हूँ। ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री है, तो इस ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे B पे 90 है, A हमारा ये है, तो ये इस हिसाब से हम लोग निकाले, इस एंगल के हिसाब से, तो उस कंडीशन में हम लोग मान लेंगे कि ये जो AB है ना, AB होगा ना बेस इसका, तो लेट AB इक्वल टू 9 और सम मल्टीपल उसका 9x मान सकते हैं, 9 कुछ मान सकते हैं, अक्सर बुक में के लिखा रहता है, PV AB कुछ भी लिख सकते हैं। तो अभी 9AB को क्या मान लेंगे, 9k। मुझे कंफ्यूजन आता था बचपन में कि क्यों मैं के मानूं, डायरेक्ट क्यों नहीं करूं, पर मैंने आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया कि रियली में 9 जो है वो हो सकता है 18 हो, 27 हो, 36 हो, रियली में 41 जो देख रहे हैं वो हो सकता है 82 हो, 123 हो, कुछ भी हो। तो इसलिए उसको हम लोग एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, और कुछ नहीं, 9/41 ही होगा तो के का वैल्यू 1 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जो AC है वो कितना आ जाएगा, 41k मान ली, ठीक है। तो अब हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ ये क्या निकला, ये निकला बेस, ये क्या निकला हाइपोटेन्यूज। अब सारे में तो बेस का भी काम, सॉरी परपेंडिकुलर का काम होगा, तो हम लोग सिंपल पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि h² = p² + b²। हमको क्या चाहिए, p² कैसे निकलेगा, तो h² - b² से, ये b² इधर लग गया, तो p कितना निकल जाएगा, √h² - b²। हाँ, p कैसे निकलेगा, h कितना आया हमारे पास, तो h आया है 41k, 41k का स्क्वायर माइनस b कितना है 9k, तो 9k का स्क्वायर, ठीक। अब इसको अगर आप करेंगे तो ये इसका स्क्वायर 41 का 1681 होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा -81k स्क्वायर। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं 1681 में से 81 चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1600k स्क्वायर, यानी ये क्या होगा 40k, ठीक है,
हो जाएगा ना, 40 इंटू 40 160 होता है, और के 2 बार है तो मैं के एक ही बार लूंगा। परपेंडिकुलर क्या आ गया 40 के, मतलब अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है परपेंडिकुलर हो गया 40 के, बेस हो गया 9 के, और हाइपोटेन्यूज हो गया 41 के। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे, बस ये निकल गया तो अब तो काम ही खत्म है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर है कौन 41 के, बाय हाइपोटेन्यूज कौन है 41 के। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, के से के कैंसिल हो जाएगा। आपको ये डर नहीं रखना है हमारे आंसर में तो के नहीं है, अपने आप कर जाएगा। कॉस थीटा हम निकाल ही चुके हैं, दिया ही हुआ है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 40 के बाय बेस यानी 9 के, थीटा नहीं सॉरी ए यहाँ पे लीजिए, ए लेके चल रहा है तो के से के कैंसिल हो गया 40/9। वही तरह से हम सेक थीटा अगर निकालना हो तो सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। सीधा कॉस थीटा का उल्टा, यानी जो दिया है 9/41 41/9 हो जाएगा। तो बेस कितना है यहाँ पे सेक थीटा है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो इस कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, सेक थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज है बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 41 के, तो 41 के बाय बेस जो कि है 9 के। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि सेक थीटा कॉस का उल्टा होगा, जी हाँ, तो वो कॉस कितना था 9/41, तो ये हो जाएगा 41/9, तो 41/9। कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक जस्ट क्या होता है साइन का उल्टा, तो साइन है 40/41, तो ये हो जाएगा 41/40। कॉट कितना हो जाएगा, तो कॉट ए थीटा हैबिचुएटेड हम, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 10 ए का उल्टा, 10 है 40/9, तो यहाँ से आ जाएगा 9/40। अब एक चीज़ आप गौर से देखिए, हम लोग अगर देखिए साइन थीटा को, कॉस थीटा को, टेन थीटा को, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइन थीटा में क्या होता है, ये हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा में क्या होता है, हमेशा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और उसी तरह से टेन और कॉट का तो बात ही छोड़िए, टेन क्यों मैं ये बात सुनने को बोल रहा हूँ, आपको 1 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा। सेक थीटा अगर बात करूँ तो वो होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कॉसेक थीटा का बात करूँ तो वो होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो कहीं आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या साइन थीटा 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पी जो है वो हमेशा छोटा ही रहेगा हाइपोटेन्यूज से। किसी राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ा कौन होता है, ये वाला साइड ना जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो जब बड़े नंबर से छोटे वाले नंबर को डिवाइड किया जाएगा, ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, हमेशा 1 से क्या रहेगा कम ही, तो ऑलवेज लेसर देन 1। ये भी नीचे में हाइपोटेन्यूज है, ये दोनों हमेशा ऑलवेज लेस ही होते हैं, किससे लेसर देन 1, ठीक है, हमेशा 1 से लेस ही रहेंगे, ठीक है। एकदम आइडियल केस आएगा तो 1 हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है, एकदम आइडियल केस। और वो आइडियल केस कब है, जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाए, ठीक है। तो वो आइडियल केस तब आता है जब, ठीक है, साइन थीटा के केस में जब एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। 90 डिग्री पे ट्रायंगल ही नहीं बनता है, समझिए ना, एक एंगल 90 है ही, राइट एंगल है, एक एंगल 90 है ही, दूसरा एंगल भी 90 बन जाए, मतलब एक तरह का इस तरह का फिगर बन जाएगा, उस केस में 1 होता है, अदरवाइज नहीं। कॉस में वही केस आता है 0 डिग्री पे, तो खैर ये सब ठीक है। ओके, सेक थीटा में, हाँ सेक थीटा में हाइपोटेन्यूज ऊपर है तो ये हो सकता है, ये हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है बड़ा है ना हमेशा, तो ऑलवेज ये दोनों ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन होगा, हमेशा ग्रेटर होगा 1 से। चलिए, बड़ा तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आया, आपको एक टी रेशियो दिया होगा और उसे मदद से और दूसरे टी रेशियो निकालने होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में आपको क्या मिलेगा, टाइप 2 में आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा और आपको बोलेगा इससे मिलता जुलता सारे वैल्यू को पुट करके दिखाओ। जैसे मैं आपको दे देता हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको गिवन रहेगा 1 टी रेशियो, एक टी रेशियो, और आपको क्या दिखाना होगा, आपको इवेल्युएट करना होगा, एवेल्युएटिंग एंड एक्सप्रेशन। इसको एक्सप्रेशन दिया रहेगा जिसमें बहुत सारा टी रेशियो रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, और उसको आपको दिखाना रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उसमें दिया हुआ है कि 3 cot A इक्वल टू 4, ठीक है, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं कि cot A इक्वल टू 4/3। बस आपको आप काम पता ही चल गया, cot A यानी क्या, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 4 के और परपेंडिकुलर हो गया 3 के, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, यस 25 के स्क्वायर यानी 5 के। चलिए, अब आपको दिखाना क्या है, तो ये मैं अभी करूंगा ना, आप खुद करेंगे, तो आपको दिखाना है क्वेश्चन नंबर 8 में ये है 3 cot A इक्वल टू 4, cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। अब आपको दिखाना है, चेक करना है, इसमें चेकिंग कंडीशन है, चेकिंग है एवेल्युएटिंग है, एक ही कंडीशन है कि 1 - 10 स्क्वायर A बाई 1 + 10 स्क्वायर A। कैसे निकालेंगे आप समझ गए ना, cot A दिया है, 10 A क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी 4/3 है, 3/4 हो जाएगा। ये दिखाना है आपको, इसके बराबर है ये cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो इसके लिए आपको सबसे जरूरी क्या आएगा,
जी हाँ, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये रहा बेस दिया हुआ है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें कॉस और साइन निकालना है, कॉस साइन में हाइपोटेन्यूज का जरूरत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 इवेल्युएट करने वाला है, जिसमें दिया हुआ है कॉट थीटा दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 7/8, और आपको ये इवेल्युएट करना है। आराम से आप कर सकते हैं। जी हाँ, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। कॉस थीटा है तो यानी कॉट थीटा अगेन यहाँ पे क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है वो होता है फिर से बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो ये होगा 7 8 के बाद अब 6 तक आएंगे तो बहुत इजी दिया हुआ है, वो सब आप कर ही सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल है क्यू पे, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल है क्यू पे, यानी ये राइट एंगल है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि पी आर प्लस क्यू आर, देखिए अब आपको सम दे दिया है, पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है या इवेलुएट करना है, डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए साइन पी के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चाहिए, यहाँ पे सिर्फ पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू कहने का मतलब सिर्फ ये, ठीक है, और पी के हिसाब से निकालना है, यानी ये हमारा एंगल बन गया। तो इस केस में हमको क्या क्या चाहिए, हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए टी रेशियो के लिए। अब ये कहाँ से आएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो देखिए जब हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर है, तो अगर हम देखिए एक सिंपल सा ऑपरेशन लगा के, सिंपल सा ऑपरेशन क्या, ये पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें हम लोग, तो पी आर का स्क्वायर किससे बराबर हो जाएगा, तो पी आर का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आ गया, अरे राइट ट्रायंगल है, जहाँ कोई मदद नहीं करता वहाँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो चलिए पी आर का स्क्वायर, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे जरूरी है, आराम से निकल जाएगा। आप देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब हम कुछ कैंसिल करना चाहते हैं, कैसे करें, हमारे पास पी आर का वैल्यू है, पी आर वैल्यू नहीं है, ठीक है, पर हम निकाल सकते हैं। पी आर को मैं 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूँ, और तब मैं इधर पुट करूंगा तो क्यू आर का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर होने वाला। तो यहाँ से मैं पी आर का वैल्यू क्या रख दूँ, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। ये किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू का वैल्यू हमको पता है ना 5, हाँ, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये क्यू आर स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए। अब ये 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, ये कितना हो जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू 25 इंटू बी यानी क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये 625 इधर है, इसको भी इधर ले आता हूँ, तो 625 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो गया, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसल, देख रहे हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 50, 25 टू 50 क्यू आर इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो इधर ले आए हैं। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि 50 क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा 625 माइनस 50 यानी 600, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्यू आर कितना हो गया 60/5 यानी 12, बस। अब ये आ गया 12 क्यू आर और ये आ गया 5, तो यहाँ से ये आप निकाल ही सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 144 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा √169 यानी 13 हो जाएगा, ठीक है। अब वो 13 आ गया, अब आप निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, साइन पी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 12 बाय हाइपोटेन्यूज यानी 13, तो 12/13, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 5/13, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 12/5, इजीली आप सब निकाल सकते हैं। तो इस तरह का सेकंड तरह का क्वेश्चन आता है, बस और कुछ है नहीं। तो आप आराम से जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है शायद 8.1 है, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो चाहे एनसीईआरटी में ही या किसी दूसरे बुक में, तो आप कमेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पर्टिकुलर बुक के रेफरेंस से। मैं आप चाहूँगा आपको जल्द से जल्द उसका वीडियो सोल्यूशन 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाए। चलिए देखते रहिए, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।